मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। टॉपिक चल रहा था भूकंप, और भूकंप हम लोग कर चुके थे, है ना। भूकंप हम लोग कर चुके थे। अब करना क्या है? भूकंप विज्ञान, सिस्मोलॉजी। क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थक्वेक एंड सिस्मोलॉजी? भूकंप और भूकंप विज्ञान में क्या अंतर है? सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ होता है वो। आई थिंक कुछ लोगों का पहला क्लास से लगता है ना। कितने लोग पहले क्लास में हैं आज? 3-4। अर्थक्वेक लगभग पीछे छूट चुका है कुछ, ठीक है, समझ में आते रहेगा, धीरे धीरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। भूकंप हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग करेंगे भूकंप विज्ञान। डायरेक्ट रिलेटेड है ये किससे? सिस्मिक वेव से। सिस्मोलॉजी जो डायरेक्ट कनेक्शन है किसके साथ है? सिस्मिक वेव। भूकंप जब आता है कहीं भी किसी भी जगह पे, तो एक तो नीचे फोकस होता है, पता ही है हर चीज। और ये क्या हो गया? एपिसेंटर। ठीक है, यहाँ क्या हो गया? एपिसेंटर। तो कहा जाता है इसके बारे में कि सिस्मोलॉजी क्या है, भूकंप विज्ञान क्या है। भूकंप से रिलेटेड जितने भी अध्ययन होगा इसमें, जितने भी तरह का इसमें कह सकते हैं कि सिस्मिक वेव से रिलेटेड जितना भी अध्ययन होगा वो सिस्मोलॉजी के अंतर्गत में आएगा, भूकंप विज्ञान के अंतर्गत में आएगा, ठीक ना। तो खास करके भूकंप विज्ञान में हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे? पृथ्वी से कितने 2 तरह का वेव निकलता है, 2 से 3 तरह का, ठीक ना। कौन कौन होता है? ई वेव, एस वेव, एंड थर्ड, इसको कैटेगराइज किया गया है बहुत सारे चीजों में, मतलब 2-3 तरह के ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है, बांटा गया है कि कितने तरह के हैं ये। सबका अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग कैरेक्टर है, प्रॉपर्टी भी अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ देखें, हम बताए थे कि भूकंप आने का क्या क्या कारण हो सकता है, कल भी लिखवाए हैं, उसके पिछले क्लास में भी करवाए थे। क्योंकि लोगों का मर्ज करके बैच चल रहा है तो कुछ लोग नए वाले हैं, कुछ पुराने वाले हैं। तो इसमें देखिए आप ध्यान से कि फॉल्ट है। हम बताए थे ना कि जंक्शन की जगह पे भूकंप आता है, जहां 2 प्लेट का मिलन बिंदु होता है वहां पे भूकंप आती है। कहाँ कहाँ तो बताए थे हम? पैसिफिक ओशियन में बताए थे, है ना। पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ फायर जो बताए थे वो क्या था? कन्वर्जन था या फिर डाइवर्जन था? कन्वर्जेंट था, है ना। जहां प्लेट एक दूसरे से टकराती है, सबडक्ट हो जाता है भारी प्लेट, वो क्या होता है? हुआ कन्वर्जन होता है वहां पे। अब देखिए हाइपोसेंटर है, ये मूल है, फोकस इसको कहते हैं। ये क्या है? फोकस है। अब फोकस फॉल्ट के कारण हुआ है। यहाँ भूकंप जो आया है किसके कारण आया है? फॉल्ट के कारण। हम बता लिखाए थे ना, 5 कारण लिखाए थे कि कौन कौन सा कारण था इसका आने का, भूकंप कैसे आता है। तो पहला कारण में हम तो लिखाए थे इंडोजेनेटिक, एक्सोजेनेटिक, प्लेट टेक्टोनिक लिखाए थे, फॉल्ट लिखाए थे, और बीकर जोन लिखाए थे। तो देखिए फॉल्ट, मान लिया फॉल्ट कैसे उत्पन्न होता है। मान लिया 2 प्लेट चल रही है, एक का दिशा इधर, एक का दिशा इधर है। अब मान लिया टकराए इस तरह से, देख रहे हैं। तो ये यहाँ जो होना चाहिए था, ये कहाँ है? यहाँ पे है। मतलब थोड़ा सा क्या हुआ ना, इस तरह से हो गया है। अब जैसे इस तरह से हुआ है तो पूरा पृथ्वी हिलने लगा, ठीक ना। टकराया यहाँ पे, मतलब स्लिप किया, तो ये हाइपोसेंटर बन गया। यहाँ पे क्या हो गया? हाइपोसेंटर, मूल बन गया, फोकस बन गया यहाँ पे। और यहाँ से डायरेक्ट निकली है वेव, कहाँ जाके टकराया? एपीसेंटर पे। और एपीसेंटर से देखिए किस तरह से निकल रही है, इस तरह से आ रहा है। और पहला तो यहां से निकला था, पहला तो यहां से निकला था, लेकिन जब डायरेक्ट हिट किया था यहाँ एपीसेंटर पे जाके, तो इससे बहुत सारा
वेव निकला। इसको देखिए, फोकस यहाँ पे है, एपिसेंटर वहां पे है, सिस्मिक वेव रेडिएट आउट ऑफ द डायरेक्शंस, इस तरह से चलने लगा। अब एस और पी का वेव का देखिए कंप्रेशन है, और ये क्या है, एस वेव क्या है, इसकी वेवलेंथ है, ये इस तरह से चलती है, ठीक ना, जिस तरह से पानी में तरंग चलता है ना, उस तरह से ये चल रहा है। और ये कंप्रेशनल है, पी वेव क्या है, कंप्रेशनल, दबाव वाले तरंग है। स्प्रिंग देखे है ना, स्प्रिंग को इस तरह से दबाइएगा दोनों तरफ से, तो क्या होगा, झटका के साथ इधर से उधर जाएगा वो। लेकिन ये वो तो वेव सामने चल रहा है, लेकिन इसका किस तरह से डायरेक्शन देखिए, किस तरह से है ये तरंग तरह से चल रहा है। दूसरी बात, हम बताए थे कि जब वेव चलता है एपिसेंटर से टकराया, एपिसेंटर के बाद हम कुछ फिगर यहाँ सेलेक्ट किए थे, आया शेप में भी शायद सेव नहीं हुआ होगा लगता है, फिर कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, हम जोन पहले देख लेते हैं। ये उधर जाके मिला हुआ है रिंग ऑफ फायर में, ठीक ना। इस पॉइंट, ये पॉइंट से मिला हुआ है। तो सबसे पहले तब ये देखेंगे, कल भी बताए थे इसको, ये एस वेव है, एस वेव है, और ये क्या है, पी वेव है, ये भी पी वेव है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, एपिसेंटर है, ठीक ना। देखिए एस वेव क्या कर रहा है, एस वेव कोर में नहीं जा रहा है, नहीं ना, कोर में एस वेव नहीं जा रहा है। और आउटर कोर के बारे में बताया जाता है कि क्या है, ये क्या है, पिघला हुआ है, राइट। तो पिघला हुआ, इसका मतलब एस वेव की जो प्रॉपर्टी है, ये पिघला में, मतलब मोल्टेन जो है यहाँ पे नहीं जाता। और पी वेव क्या होता है, चला जाता है, लेकिन वेव इसकी वेलोसिटी जो होती है ना, कम जाती है, पी वेव की वेलोसिटी भी कम जाती है। और एस वेव तो जाता ही नहीं है, एस वेव कहाँ, यह यहाँ से निकल गया। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में सिर्फ सिस्मिक वेव के द्वारा ही पता लगाया जा सकता था, और इसी का पूरा अध्ययन क्या होता है, सिस्मोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। पृथ्वी के अंदर की संरचना किस तरह से है, किस तरह से बनी हुई है, डेंसिटी इसकी क्या है, ये टोटल यहां तक डेंसिटी इसकी क्या है, बाहर का आउटर सरफेस, आउटर सरफेस का डेंसिटी नो 2.98 कहीं भी लिखता है, यहाँ 12 होता है। कोर की डेंसिटी कितनी है, 12 है, बाहर का डेंसिटी कितना है, 2.89 लगभग है। लिखिए सिस्मोलॉजी। अच्छा, ये सब फिगर आपको ड्रा भी करना होगा, तब समझ में आएगा अच्छा से, मतलब जो मोटा मोटी कॉपी पे आप लिख लीजिएगा। सिस्मोलॉजी, भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं ना, क्या कुछ लोग बैठे हुए हैं इंग्लिश मीडियम वाले भी, आप इंग्लिश मीडियम के हैं ना, और आपका, हेलो, आपका इंग्लिश मीडियम है ना, हिंदी मीडियम ही है, तो इंग्लिश मीडियम में भी क्लास लेते हैं आप लोग। अच्छा, खैर कोई दिक्कत उसका, हाँ नहीं ठीक है, अच्छा है, लेना भी चाहिए, इंग्लिश और हिंदी दोनों मर्ज होना चाहिए, पता रहना चाहिए आदमी। भूकंप विज्ञान, भूकंप विज्ञान
जनित भूकंप से उत्पन्न होने वाली जनित भूकंप से उत्पन्न होने वाली तरंगें उत्पन्न होने वाली तरंगें और उससे उत्पन्न होने वाला प्रभाव और उससे उत्पन्न होने वाला प्रभाव आदि तमाम तत्वों का अध्ययन सम्मिलित है। आदि तमाम तत्वों का अध्ययन सम्मिलित है। क्या जनित भूकंप, जब भूकंप आया है ना, तो जनित मतलब वहां जहां उत्पन्न हुआ है भूकंप, उसके बाद जो वेव निकला वहां से, उसकी बात कर रहा है ये। तो आप जो बात कर रही थी प्लेट टेक्टोनिक की बात कर रही थी, वो कारण है, परिस्थिति है वैसा कि जिस जब वजह से आती है। 4-5 हम रीजन पिछले क्लास में 2 क्लास तो यही से कर ले रहे हैं, लिखा चुके हैं कि कितने कारण हैं, किस तरह से आता है ये। अब हम लोग सिर्फ भूकंप विज्ञान में जाएंगे तो सिर्फ इसके वेव के बारे में पढ़ेंगे आज, ठीक ना। दूसरा कारण है कि आखिर भूकंप आ क्यों जाता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होता है, तनाव और विकृति क्या होती है। तनाव क्या होता है, देयर इज डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। स्ट्रेस, हाँ मतलब तो बताए थे कि मान लिया कि अगर 2 प्लेटें हैं, इस तरह से चल रही है और इस तरह से अगर अलग अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या होगा, ये तनाव उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। ये पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन होगा, है ना। खींचने के बाद क्या होता है, किसी चीज को खींचने, खिंचाव आ जाता है, राइट, खिंचाव आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाता है तनाव। और तनाव के कारण क्या हो सकता है, मान लिया कोई कपड़ा हो या किसी चीज को अगर हम खींचते हैं दोनों तरफ से, तो एक तो तनाव उत्पन्न होगा, तो तनाव उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, विकृति आ जाती है उस वस्तु में, क्या आ जाती है, विकृति आ जाती है। मतलब जो नॉर्मल उसका शेप है, नॉर्मल आकार है, उस आकार से क्या हो जाता है, वो अलग चेंज हो जाता है ना, मतलब डिफॉर्म हो जाता है उसकी। तो इसका मतलब है कि डायरेक्ट रिलेशन है, जहां तनाव होगा वहां विकृति आएगी, होगा कि नहीं, कोई दिक्कत समझने में। जहां तनाव होगा वहां विकृति आएगी। तो हम कह रहे थे कि मान लिया ये प्लेट अगर चल रहा है, क्या ऊपर वाला क्रस्ट है ये, सपोज दैट, और ये क्या है, इस तरह से बताए थे कि यहाँ से मान लिया भूकंप हुआ है, तो यहाँ क्या निकलता है, कौन सा वेव जाती है, तापीय संवहन धारा चलता है, और तापीय संवहन धारा जाता है, तो इसका डायरेक्शन मान ली, सॉरी इसका डायरेक्शन इधर है, ठीक ना, इसका डायरेक्शन इधर है। यहाँ जाकर इसकी इस क्रस्ट में मान लिया टकराया, टकरा करके इसको अगर नहीं तोड़ पाता है तो इधर चल देता है और इधर चल देता है, तो इस क्रस्ट में यहाँ पर तो तनाव उत्पन्न हो जाएगा, तनाव उत्पन्न होगा ना। और तनाव उत्पन्न होगा तो उसको क्या कर सकता है, इसको डिफॉर्म कर सकता है किसी चीज को, कपड़ा को या कोई भी चीज ले लीजिए, कोई वस्तु ही ले लीजिए, अगर उसमें तनाव डालिएगा तो उसका जो शेप होगा ना वो बदल जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो कारण क्या हो सकता है भूकंप का, स्ट्रेस और स्ट्रेन ही मेन कारण है भूकंप का। जैसे ही मान लिया अभी दिखा रहे थे, हाँ चला जाता है, सब सिलेक्ट किए थे, पता नहीं कहाँ चला। 1 नंबर पे है, हाँ देखिए, पहले तो स्थिति ये थी, अब एक फॉल्ट उत्पन्न हुआ,
ठीक ना। और ये फॉल्ट उत्पन्न हुआ तो इसका मतलब है कि इसका शेप ही बदल दिया था, मतलब इस तरह से इस तरह से हो गया, ठीक ना। और जब शेप बदले तो कहीं तनाव हुआ होगा, कहीं संपीड़न हुआ होगा, डेफिनेटली है। अगर मान लिया दो प्लेटें इधर से इधर चलती है तो यहाँ तनाव होगा, और अगर मान लिया इधर से एक प्लेट और आकर के यहाँ मिलेगी तो यहाँ क्या होगा, यहाँ टेंशन होगा, है ना। और यहाँ संपीड़न होगा। संपीड़न जहां पे होगा वहां क्या हो जाएगा, पर्वत का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। और जहां टेंशन होगा वहां क्या होगा, खाई बन सकता है, खाई बन सकता है। और ये क्या कर सकता है, ये वोल्केनो के लिए एक आदर्श प्लेटफॉर्म तैयार कर सकता है, आइडियल प्लेटफॉर्म दे सकता है ये, है ना। क्योंकि यहाँ वीक हो गया है, क्रस्ट क्या हो गया, यहाँ कमजोर पड़ गया है, और यहाँ क्या हो गया है, ये बलित पर्वत बना सकता है। यहाँ भी आ सकती है वोल्केनो, तो यहाँ भी आ सकता है। और जब यहाँ आएगा तो क्रेटर बहुत आवाज के साथ निकलेगा, और यहाँ भी क्या ज्वालामुखी पर्वत बन जा सकता है। लेकिन स्थिति पहले बाद में होगी ये चीजें, पहले यहाँ क्या होगा, ये बलित पर्वत का निर्माण होगा, जिस तरह से हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ है, एंडीज का निर्माण हुआ है, और रॉकेज का निर्माण हुआ है। तो एंडीज और रॉकेज का निर्माण कैसे हुआ है, पैसिफिक ओशियन प्लेट जो है किसमें क्षेपित हो रहा है, नेशनल नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका प्लेट में जा रहा है, ठीक ना। क्या चीज का, हाँ वही कारण है वो तो। कुछ पॉइंट इसका सिलेक्ट किए थे, इमेज नहीं आ रहा है। ये सॉलिड कोर है, ये क्या है, सॉलिड कोर है। और इसका आउटर जो है ना लिक्विड है, आउटर कोर क्या है, लिक्विड है। ये देखिए आउटर कोर लिक्विड है। पी वेव पीला वाला है, ये जो है ना ये तरंगे है पीला वाला है, और एस वेव क्या है, ये काला वाला। अब देखिए एस वेव कहीं आया है क्या, कोर की एंट्री किया है कभी, कोर में एंट्री ही नहीं किया है। देखिए कोर जैसे ही ये बाउंड्री लाइन कोर का आता है, और ये बाउंड्री लाइन पृथ्वी से लगभग यहाँ से लेकर के मान सपोज दैट ये आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ है, बाहरी परत है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की किलोमीटर में कितना दूरी हो जाएगा, लगभग 2900 किलोमीटर, लगभग 2800-2900 किलोमीटर लगभग यहाँ तक आ जाएगा। इसका मतलब 2800-2900 किलोमीटर तक आता है, उसके बाद फिर ये एंट्री ही नहीं कर पाता है, क्योंकि ये क्या है, लिक्विड है, और एंट्री नहीं करता है। और ये कहां से निकल जाता है, देखिए इस तरह से निकल जाता है, ये इधर जा रहा है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन पी वेव जो पीला वाला है एंट्री तो करता है, लेकिन इसकी वेव देखिए इस तरह से जो आना चाहिए वो नहीं है। क्या होता है, इसकी वेलोसिटी कम जाती है, और वेलोसिटी कम जाती है, उसके बाद फिर देखिए ये इस तरह से आता है, समझ में आ रहा है ना। मतलब डायरेक्ट इनर कोर में प्रवेश कर जाता है और आता है, फिर मेंटल यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये पी शैडो जोन है। क्यों, क्योंकि एस जो वेव यहाँ से चला गया था, और पी वेव तो आया ही इधर नहीं, इसका मतलब क्या है, शैडो जोन है ये, ठीक है। और ये भी शैडो जोन है। और ये जो पी वेव जो है ना यहाँ से यहाँ तक की है, कवर कर रहा है, समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। शैडो जोन मतलब यहाँ नहीं आ रहा है, ये आता ही नहीं है, हाँ नहीं। अब इसकी गति इस तरह से आई है ना, देखिए सॉलिड है, सबका बेग होता है ना। इसको यहाँ से शैडो जोन यहाँ बन सकता है। अब समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं, किसका, इसका तो इफेक्ट रहेगा ही ना। एपी सेंटर जहां जाएगा, जहां हिट करेगी, जहां कंपन पैदा करेगा, हाँ हाँ वही कहीं भी बन सकता है ना, ये तो कोई फिक्स तो है नहीं। कहने का मतलब वो जिस दिशा में हम चलेंगे उसी दिशा के बारे में ना हम जानेंगे, ऐसा तो नहीं ना कि हम दूसरे दिशा के बारे में जान जाएंगे। तो अगर ईपी सेंटर यहाँ बनता, तो अगर साइडोजन यहाँ जो बन रहा था, साइडोजन अब इस जगह बन जाता, समझ में आया। और एस तो इसमें एंट्री नहीं करता है, और एस जब एंट्री नहीं करता है इसका मतलब है कि लिक्विड में नहीं जाता है। इसी वजह से पृथ्वी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता चला कि पृथ्वी का आउटर जो सरफेस है, सॉरी आउटर कोर जो है वो क्या है, लिक्विड अवस्था में है, द्रवित अवस्था में है। और क्या है, जो सॉलिड जो है जहां इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती थी वो क्या है, सॉलिड है सबसे ज्यादा। और जहां थोड़ा सा जैसे एस्ट्रोनॉस्फेयर है, ये दुर्बल मंडल है, मतलब प्लास्टिक जोन इसको कहा भी जाता है, तो इसमें क्या होता है, इसकी वेलोसिटी थोड़ा सा कम जाती है, मतलब वहां भी थोड़ा सा क्या है, द्रवित अवस्था में वो भी है।
तो वहाँ वेलोसिटी इसका कम जाती है। इसका मतलब है कि पृथ्वी का जो सीमा सियाल और निफे में बटा हुआ है, या लिथोस्फीयर है, पायरोस्फीयर है, वेरियोस्फीयर, ये सब जो विभाग किया गया है, इसमें डिवीजन किया गया है, सभी का डेंसिटी अलग अलग है। पृथ्वी के इंटरनली स्ट्रक्चर तक, मतलब कोर तक 6371 किलोमीटर तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि कितना है 6371 किलोमीटर तक। ये क्या है, इसका मतलब है कि इसकी डेंसिटी अलग अलग होती है, चट्टाने अलग अलग है, रॉक का जो मटेरियल है, प्रॉपर्टी है और कैरेक्टर सबका अलग अलग। समझ में आया? हाँ, आइसोसिस्मिक कल भी बताए थे क्या होता है। ये सह भूकंप है और ये सम भूकंप है। पृथ्वी पे मान ले, सॉरी, अगर मान ले पटना में अभी 8:10 में अगर भूकंप आया, तो कोई जरूरी तो नहीं है कि बिहार शरीफ में भी उसी समय आ सकता है, नहीं ना। लेकिन अगर यही 8:10 में रांची में भी अगर आया, इसका मतलब है कि इसका ट्रेवल पाथ किस तरह से था, इसका वेव जो चला था किस डायरेक्शन में चला था, एक दूसरा डायरेक्शन था ना इसका। कहने का मतलब कोई जरूरी नहीं है ना। देखते हैं कि कभी कभी पता चलता है कि हिमालय पर्वत में या फिर नेपाल में भूकंप आया तो सिर्फ दिल्ली में धमाका हुआ है, दिल्ली में जान पाए लोग, या दिल्ली दहला, इधर नहीं, बिहार नहीं। स्पीड वहां तक आते थे, कमजोर पड़ गया उसका, वो तो वेव है ना, वो तो चल रहा है, कमजोर पड़ जाएगा तो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। वही सेम चीजें होती है वहां पे। तो ये स भूकंप है और ये सम भूकंप है। होमोसिस्मिक में क्या होता है, होमोसिस्मिक में क्या होगा, एक ही साथ भूकंप आएगा, एक ही साथ 8:10 में अगर पटना में आया है तो 8:10 में दिल्ली में भी होना चाहिए, 8:10 में लखनऊ में भी होना चाहिए। ये होता है होमोसिस्मिक। और ये किसको, किस सेंटर को, एपी सेंटर को क्या करता है, ज्वाइन करता है। मान लिया ये एपी सेंटर है सबको, इधर ये लखनऊ का है, ये पटना का है, ये दिल्ली का है। तो मान लिया पटना है, लखनऊ है, दिल्ली है, 8:10 में भूकंप यहाँ है, 8:10 में भूकंप यहाँ, 8:10 में भूकंप यहाँ आया। समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, ये होमोसिस्मिक हो गया, सह भूकंप इसको कहते हैं। लेकिन अगर इंटेंसिटी, अगर मान लिया इसकी, अब इंटेंसिटी की बात करते हैं, पटना की इंटेंसिटी, लखनऊ की इंटेंसिटी और दिल्ली की क्षति पहुंचाने का जो ताकत होता है भूकंप में, उसके बारे में कर रहे हैं। तो मान लिया इसमें 2 पॉइंट समथिंग है, 8 पॉइंट समथिंग है और 5 पॉइंट समथिंग है, इसका मतलब इसको कनेक्ट नहीं कर सकता है, सम भूकंप नहीं इसको कर सकते है ना। लेकिन अगर इंटेंसिटी उतना ही है, 8 पॉइंट का भूकंप यहाँ भी है, 8 का यहाँ भी है और 8 पॉइंट का यहाँ भी है, 6 पॉइंट आता है तो हिलने लगता है, 8 में तो बहुत स्थिति खराब कर देगी, ठीक ना। अगर इस तरह का भूकंप इतना इंटेंसिटी का अगर है दोनों जगह, तो इसको यही लाइन ज्वाइन करेगा और इसको ये लाइन ज्वाइन करेगा, और ये क्या जाना जाएगा, आइसोसिस्मिक, और ये क्या जाना जाएगा, होमोसिस्मिक। कोई दिक्कत, लिखिए। तनाव और विकृति, और विकृति, तनाव विकृति का संबंध, विकृति का संबंध तनाव से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। विकृति का संबंध तनाव से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। जब किसी चट्टानों में, जब किसी चट्टानों में तनाव उत्पन्न होता है, तो उसका आकार और स्वरूप विकृत हो जाता है। आकार और स्वरूप विकृत हो जाता है, विकृत, उसका आकार और स्वरूप क्या हो जाता है, विकृत हो जाता है, जिसके कारण बड़े पैमाने पे, जिसके कारण बड़े पैमाने पे क्षणिक
क्षणिक अवरुद्धता, क्षणिक अवरुद्धता उत्पन्न हो जाती है। जो जो भूकंप की एक आदर्श दशाएं प्रस्तुत करता है, जो भूकंप आने का एक आदर्श दशाएं प्रस्तुत करता है। वेव है बड़ी वेव है ये। अब बड़ी का मतलब यहाँ शरीर से तो नहीं हो सकता ना, जैसे हम बोलते थे कि हेवनली बडी मतलब खगोलीय पिंड बोलते थे, तो यहाँ बड़ी का मतलब क्या होगा, पृथ्वी से रिलेटेड है ये। ठीक है, ये बड़ी वेव और सरफेस वेव। सरफेस वेव क्या होगा, ये भी दो भाग में बटा हुआ है। एक रेले वेव है, और बड़ी वेव में क्या है, ये प्राइमरली प्राथमिक, और ये एस वेव सेकेंडरी द्वितीय। पी वेव और एस वेव। इसको यहाँ नहीं ला करके यहाँ कर दिए हैं, दूसरा में यहाँ चला जाएगा। लॉन्ग वेव है ये कॉन्वेक्स होगा, और ये क्या होगा, कॉनकेव होगा। अवतल पाथ, चूंकि पृथ्वी के बाहर से एस वेव क्या होता है, इधर से चलता है ना, तो इसका इस तरह से है, तो इसका मतलब क्या उठा हुआ है ना, तो इसका मतलब उत्तल है, ये कॉन्वेक्स है ये। और बड़ी वेव जो है ना एंटर कर जाता है अंदर, मतलब कभी इस तरह से कभी इस तरह से, इसका मतलब इसका पाथ क्या होगा, अवतल होगा। रिले वेव है, RAYLEIGH, वैज्ञानिक के नाम पे ये वेव है, तरंग है, तरंग है। वेव मीन्स क्या होता है, तरंग है, एल तरंग। ये लॉन्ग वेव है, लॉन्ग वेव। इतना हो गया, तो लिखिए पी वेव के बारे में। पी तरंगे पी तरंग ये नहीं समझे, कॉन्वेक्स। इसको क्या, पी वेव को क्या क्या कहते हैं, प्राइमरी प्राथमिक तरंगे हैं ये। और क्या हो सकता है, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंगे हैं ये। इसको लिखते जाइए, शब्दों का खेल है यूपीएससी बीपीएससी। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल।
इसको और क्या कहते हैं? दबाव वाली तरंगे, कंप्रेशनल। कितना नाम हो गया? पी वेव। तीन तरह का इसका नाम है। अगर कोई भी नाम अगर पीटी में पूछ देगा तो हड़बड़ाना नहीं है, ये नहीं कि पी वेव रहे तो भी। अनुदैर्ध्य तरंगे क्यों है? अनुदैर्ध्य तरंगे लॉन्गिट्यूडनल क्यों होता है? क्योंकि ये स्प्रिंग तो देख रहे हैं ना, जस्ट लाइक अ स्प्रिंग के काम करता है, ये अनुदैर्ध्य तरंगे है। लेकिन इस तरंगे क्या होती है? वो किस तरह से? वेव की तरह में चलता है। लिखिए, जल्दी हाथ चलाइएगा थोड़ा सा। पी वेव, पी तरंगे ध्वनि तरंग के समरूप होती है। ध्वनि तरंग, ध्वनि तरंग क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है या लैटिट्यूडनल, ट्रांसवर्स होता है या ट्रांसवर्स होता है, अनुप्रस्थ होता है या अनुदैर्ध्य होता है? ध्वनि अनुदैर्ध्य होता है। हाँ, हिंदी माध्यम वाले बहुत अच्छा समझे। हाँ, मतलब देखिए वही कहते हैं कि फर्क हो जाता है, शब्दों का फर्क हो जाता है। अगर हम बोल रहे थे लॉन्गिट्यूडनल तो पकड़ नहीं रहे थे, अनुदैर्ध्य बोले तो हिंदी माध्यम वाले तुरंत पकड़ ले कि अनुदैर्ध्य होता है। सही में क्या होता है? और लाइट क्या होती है? अनुप्रस्थ होता है, राइट। लिखिए, पी तरंगे या पी तरंग ध्वनि तरंग के समरूप होता है। पी तरंगे ठोस में, द्रव में, सभी दिशा में चलने में सक्षम होती है। इसका वेग लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, नॉट मीटर एन आवर। 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड से 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड तक होता है। पी वेव द्रवित अवस्था में, पी वेव जब द्रवित अवस्था में गुजरती है तो इसकी वेलोसिटी कम जाती है। पी वेव जब द्रवित अवस्था में प्रवेश करती है तो इसका वेग कम जाता है और ये अवतल पाथ का अनुगमन करती है, और ये अवतल पाथ का अनुगमन करती है। नेक्स्ट, राइट डाउन अबाउट द एस वेव। अवतल पाथ का अनुगमन करती है। उसका वेग कम जाता है, एकदम होगा। जब वेग कमेगा तो डिस्ट्रैक्शन तो होगा ही होगा। वो तो अभी दिखाते हैं, फिगर में बना हुआ है, आउट किया हुआ है, भी दिखाते हैं। एस वेव द्वितीय तरंग, ये अनुप्रस्थ होता है। क्या होता है? वो अनुदैर्ध्य था, ये अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ ट्रांसवर्स होता है ये। इसमें वक्रता होती है, डिस्टॉर्शनल। लिखिए, एस वेव, एस तरंगे एस तरंगे जल तरंग और ध्वनि प्रकाश तरंग के समरूप होता है। एस तरंगे प्रकाश तरंग और जल तरंग, जल इस तरह से होता है ना, और इसको क्या कहते हैं? दोलन कहते हैं इसको। ये क्या हुआ?
दैट इज नॉन एज वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य है ये। क्या है ये? तरंग दैर्घ्य है। ये क्या होता है? हाँ ये गर्थ है, सही बात है। हाँ और ये मतलब ये तरंग दैर्घ्य है, वेवलेंथ है ये। और वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी में अंतर होता है ना। आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में क्या अंतर होता है? डायरेक्ट रिलेशन है, इनडायरेक्ट रिलेशन है। अगर मान लिया फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देते हैं, फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ गया तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? क्यों? हाँ एकदम डायरेक्ट जो है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है विकृति, सॉरी आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य में, दोनों में क्या है? डायरेक्ट एकदम मतलब अपोजिट डायरेक्शन में ये। जैसे ही हम आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे, इसकी जो वेवलेंथ है क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जैसे फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, फ्रीक्वेंसी यहाँ लो फ्रीक्वेंसी वाला है, अगर हाई फ्रीक्वेंसी वाला हो जाएगा ना, इसका तरंग दैर्घ्य देखिए इस तरह से हो जाएगा। अब इसकी दूरी और इसकी दूरी कम गई ना, तो ठीक है लिखिए, क्या लिखे? समरूप होता है, संयुग समान नहीं, समरूप होता है। इस तरंगे द्रवित अवस्था में अनुगमन नहीं करती। इस तरंगे द्रवित अवस्था में अनुगमन नहीं करती। आंतरिक भाग में लगभग, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगभग 2800 किलोमीटर, पृथ्वी के आंतरिक भाग में लगभग 2800 किलोमीटर, जहां बाहरी कोर द्रवित अवस्था में है, जहां बाहरी कोर द्रवित अवस्था में है, 2800 किलोमीटर जहां बाहरी कोर द्रवित अवस्था में है, इस तरंगे वहां से विचलित हो जाती है, उसमें प्रवेश नहीं करती। लगभग 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड है। लगभग कितनी है? 4 किलोमीटर प्रति सेकेंड। राइट डाउन अबाउट एल वेव, एल तरंगे। ये सतहीय तरंग होती है, ये सतहीय तरंग होती है, सतह वाला तरंग होता है। ये सभी तरंगों में सबसे ज्यादा विनाशकारी है, ये सभी तरंगों में सबसे ज्यादा विनाशकारी है। क्यों विनाशकारी है पता चल गया ना? चूंकि यह सतह पे चलती है, को लंबी दूरी वाली तरंग भी कहा जाता है। एल तरंगे को लंबी दूरी वाली तरंग भी कहा जाता है, वेव भी कहते हैं इसको। एल वेव क्या होता है? ये वैज्ञानिक का नाम के आधार पर इनको बोला है लव वेव, LOVE, लव वेव। उत्तल होता है, इसका अनुगमन पाथ उत्तल होता है। भूकंप वे दीपक है, भूकंप वे दीपक है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूकंप वे दीपक है जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालती है। व्याख्या करें। हाँ प्रति सेकेंड में ही लिखना है आपको। है ना? 8 से 14 है, इसका मतलब है 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से जैसे ही इंटर करता है पृथ्वी में, और 14 किलोमीटर तक कहां पहुंच जाता है? कोर तक। कोर तक जाते जाते 14 किलोमीटर प्रति सेकेंड इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा ठोस है कोर। आउटर कोर तो है पिघला हुआ, लेकिन इनर जो कोर है ना सबसे ज्यादा ठोस है, और ठोस वो में इसका स्पीड ज्यादा हो जाता है। समझ में आया? नेक्स्ट लिखिए। पी वेब, एस वेब, एल वेब हो गया। अब एक तरह का और सेट वेब का एक अलग सेट है जिसको कहते हैं हम पी स्टार। एक होता है पीजी और एसजी वेव। लिखिए
दूसरी बात है, पृथ्वी को हम 3 भाग में बांटे थे, सियाल, सीमा और नीफे है, ठीक है। तो लिखिए पीजी और एसजी वेव अलग है, अलग टाइप का है, वो सिस्मिक वेव से अलग है, उसी का रूप है, उसी का भाई भतीजा है ये पीजी और एसजी। पीजी और एसजी वेव का खोज पीजी और एसजी वेव का खोज जेफरीज ने क्रोशिया के कुल्पा घाटी में क्रोशिया देश है, वहां कुल्पा एक वैली है, घाटी में आए भूकंप, क्रोशिया के कुल्पा में आए भूकंप के अध्ययन के फलस्वरूप किया। औसत इसका जो चाल होता है पीजी और एसजी का, देखिए औसत चाल पीजी और एसजी का औसत चाल 5.4 किलोमीटर और 3.3 किलोमीटर होता है। 5.4 किलोमीटर और 3.3 किलोमीटर होता है। एक सामान्य चाल होता है, मतलब किसी चीज का एक सामान्य चाल होता है ना, जैसे कि आपका एक सामान्य चाल होगा ना कि यहाँ आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलते हैं, 10 किलोमीटर, सभी का एक औसत चाल होता है ना मिनिमम। तो वही है पीजी और एसजी वेव जो है ना, कहाँ चलेगा ये पीजी और एसजी वेव ऊपरी सीमा पे मतलब सियाल में अनुगमन करती है, सियाल में अनुगमन करती है।